ठीक है। तो याद होगा लास्ट क्लास में हम लोग सारे बेसिक समझ चुके थे आदित्य, मतलब इंडिविजुअली कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं उस पर बात हो गई थी, रस्सियों में टेंशन्स किस तरह से लग रही होंगी उस पर बात की गई थी, यदि बॉडी को किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा था तो उस पर नॉर्मल रिएक्शन वगैरह कैसे लग रहा होता है उस पर भी डिस्कशन कर लिया था। और इनफैक्ट एक दो छोटे मोटे क्वेश्चंस भी कर चुके थे जो सिंपल टाइप के थे, और किस पर बेस्ड थे वो, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। कहा कि फर्स्ट लॉ को तुमसे पूछे तो अब तक जैसे कहते थे मैकेनिक्स के दौरान आप यदि फर्स्ट लॉ किसी को बता रहे होंगे तो बस इतना बताना कि इफ़ नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज़ ज़ीरो देन नेट एक्सेलरेशन इज़ ऑल्सो ज़ीरो, इतना कह दीजिएगा, वो समझ जाएंगे कि आपने इसको मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस किया है। ठीक है। और सिंपल क्वेश्चंस करने के बाद अब अभी कुछ क्वेश्चंस हैं थोड़े से बढ़िया, थोड़े से टिपिकल, और इसमें थोड़ा जिक्र आएगा स्केलर्स एंड वेक्टर्स का। इसमें ज़रूरत पड़ेगी आपको रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। बोल भी दिया था कि जो आप वेक्टर्स में पढ़ोगे शायद ही कोई ऐसा चैप्टर मिलेगा फिजिक्स पढ़ने के दौरान जिसमें वेक्टर का जिक्र ना आए, वरना किसी ना किसी तरीके से वेक्टर का जिक्र आना है तो आना है। ठीक है। तो फिलहाल एक क्वेश्चन यहाँ पे है, हम लोग इसको लेने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। आपसे कुछ ऐसा कह रहा है क्वेश्चन हमारा, ये आपके हमारे घर के छत की सीलिंग है, ठीक है, और ये कोई रिजिड सपोर्ट है, कोई दीवार, समथिंग ऐसा है। यहां पे कोई एक है ब्लॉक, और इस ब्लॉक को कुछ ऐसे बंधा हुआ दिखाया इन, थोड़ा और तिरछा लीजिए इसको। इसका कुछ मास होगा, मास है इसका 5 kg, और वर्टिकल के साथ इसका जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो 37 डिग्री। पिछले क्लास में बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस किए थे, ये भी बेसिक लेवल है, सिर्फ इनका चेहरा अलग दिख रहा है, इसलिए ये मत समझ लेना कि कोई टफ क्वेश्चन आ गया, कोई हार्ड क्वेश्चन चला आया है। तो जो कॉन्सेप्ट है इसको अच्छे से देख लीजिएगा। बिल्कुल, जो बच्चे ऑनलाइन है ठीक है यहाँ तक? यस सर। ओके। सिस्टम में थोड़ा सा बदलाव करूँगा मैं, थोड़ा सा बदलाव करूँगा सिस्टम में। क्या बदलाव करूँगा कि इसको हॉरिजॉन्टल कर दो, इस रस्सी को, सपोर्ट ये रहा, और यहाँ से ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द टेंशन्स इन द टू स्ट्रिंग्स। चलिए, अब आपकी हमारी और आपकी हमारी और आपकी हमारी बातचीत शुरू होती है, ठीक है। ध्यान से देखो, एक मास है 5 kg का, इसको ऐसे हवा में लटकाया गया, और हवा में लटकाने के लिए हमें दो स्ट्रिंग्स, दो वायर, दो धागों का हेल्प लेना हुआ है, और एक धागा दीवार से, इस दीवार से ऐसे बांधा है इसे, और दूसरा धागा ऐसे। ये जो स्ट्रिंग है और ये जो स्ट्रिंग है, आपको बताना है दोनों धागों में कितना टेंशन लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे बनाओगे वो ध्यान से सुनना। जब कभी कोई ऐसा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आए, इस केस में फर्स्ट लॉ वाले में, जिसमें बॉडी इक्विलिब्रियम में हो, जिसमें नेट फोर्स जीरो हो, सुनो मेरी बात, मूवमेंट नहीं होनी चाहिए,
ना तो ये नीचे आए, ना तो ये ऊपर जाए, ना तो ये लेफ्ट, ना तो ये राइट, कोई मोशन में ना हो। उस पर जितने धागे हैं रहने दो, बॉडी जहाँ पे पड़ी हुई है रहने दो। नेट फोर्स जीरो होने की वजह से उसमें कोई वेलोसिटी ना दिखाई पड़े, कोई तरह का उसमें मूवमेंट ना दिखाई पड़े। समझ जाना कि ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पर बेस्ड है। अब इसका हमें तैयार करना पड़ेगा फ्री बॉडी डायग्राम, FBD तैयार करना पड़ेगा। इस धागे को थोड़ा ऐसे तिरछा कर दूं और इसको थोड़ा और, ये पूरा पूरा एक साथ सेलेक्ट होगा, ठीक है, ठीक है। ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं। यहां से कॉर्नर से ले आओ इसको 37 डिग्री। शुरू करें। अब ये मानो कि बस ये पेन, बस ये स्टाइलस मेरे हाथ में है और FBD आप सब ही बना रहे हो, ये मान के चलना। सबसे पहला फोर्स किसी भी बॉडी पे यदि उसका मास m है तो वर्टिकली डाउनवर्ड कौन सा फोर्स उस पर लगना शुरू होता है? mg। नमन अभी नहीं, चलिए इस पे सबसे पहला फोर्स mg लगना था। m हमारा 5 है तो कितना फोर्स लगा दिया? 5g। पक्का क्लियर? ठीक है। जो बच्चे ऑनलाइन है पक्का श्योर? यस सर। गुड। अब आगे सुनना। एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ है बच्चों, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऑपोजिट लग रहा होगा क्या? हमारा टेंशन। यहाँ पर भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऑपोजिट लग रहा होगा क्या? टेंशन। लेकिन दो अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं, दो अलग अलग धागे हैं, दो अलग अलग रस्सियां हैं, इसलिए किसी एक का टेंशन T1 बोल दो और किसी दूसरे का टेंशन कितना बोल दीजिए? T2। अभी ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेंगे, जो इसमें नई बात है वो सीख लो। लास्ट क्लास में ऐसा क्वेश्चन नहीं लिया था बेटा, तो इसमें जो नई बात है वो सीख लो। इसके बाद वाले क्वेश्चन में उसको हम लोग अप्लाई करेंगे मिल करके, ठीक है। अब क्या ऐसा कर सकते हैं कि यदि यहाँ पे 37, एक नकली लाइन आप यहाँ पे ले लो, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 37। जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो ऑल्टरनेट एंगल्स क्या हो जाते हैं? इक्वल। तो यदि ये एक लाइन है, इसके पैरेलल एक नकली लाइन खींचा, ये ट्रांसवर्सल की तरह ये रस्सी बिहेव करेगी, तो ये 37, तो ये भी कितना हो गया? 37। चलो अब स्केलर्स एंड वेक्टर्स का यूज क्या पढ़ाता है स्केलर वेक्टर में? इस तरह का, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और सपोज ये कोई वेक्टर है, वेक्टर a से दिखा दिया था, वेक्टर v से दिखा दिया था, आप जैसे दिखाना दिखा दो। मान लो ये वेक्टर a ही है और यहाँ पे एंगल कितना सबटेंड हो रहा है? थीटा। तो रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन हमें ये बताता था क्या कि a का कंपोनेंट x एक्सिस में या a का वो कंपोनेंट जो थीटा की तरफ हो वो क्या बन जाता है? a cos थीटा, और जिधर थीटा नहीं है उधर ये क्या हो जाएगा? a sin थीटा। ठीक है। यहाँ पर भी अच्छे से देखो, ये हमारा एक तिरछा वेक्टर है जिसको हम लोगों ने T2 कहा है, T2। अब T2 का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, किधर? इस डायरेक्शन में, जिधर 37 डिग्री दिख रहा है, क्या बना ये? T2 cos 37 डिग्री। अरे ठीक है, हम लोग 11th से है, 10th से 11th में आए हैं। जब स्केलर वेक्टर पढ़ रहे थे उस वक्त ये नहीं पता था कि रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन का यूज़ क्या है। आगे हम लोग यही सोचकर पढ़ रहे थे कि क्या पता ये थ्योरी एग्ज़ाम में आ जाए, क्या पता इस थ्योरी पर बेस्ड न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में आ जाए, इसलिए पढ़ाया जा रहा है। बट इसका यूज आगे के चैप्टर्स में होगा। ये तो सिर्फ सुना था, धीरे धीरे हम लोग इसको महसूस भी कर रहे हैं। तो T2 का कंपोनेंट 37 डिग्री एंगल के तरफ, T2 cos 37, और T2 का कंपोनेंट आप इस तरफ दिखाओगे, क्या हो जाएगा?
T2 साइन 37 डिग्री। अब देखो एक सिंगल ऑब्जेक्ट पे चार चार फोर्सेस लग रहे हैं। इस तरफ क्या क्या T1, इस तरफ क्या T2 साइन 37, नीचे क्या 5G और ऊपर क्या T2 cos 37। तो इसका FBD तैयार हो चुका है। आपकी मर्जी है, यदि आप चाहो तो ऐसा करना, ना चाहो तो मत ही करो, मेरे हिसाब से ठीक है, काम चल जाएगा। फोर्सेस बैलेंस कीजिए। चूंकि ये पूरी बॉडी रेस्ट में है, चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है, चूंकि ये ना तो इधर मूव कर रहा ना इधर मूव कर रहा, ना बॉडी ऊपर जा रही है ना बॉडी नीचे आ रही है, रेस्ट में है, अपनी जगह फिक्स है, इतने इतने फोर्सेस लगने का भी क्या फ़ायदा यदि किसी का असर नहीं है। ये इधर लग रहा लेकिन बॉडी इधर नहीं जा रही है, ये इस तरफ लग रहा है ये फोर्स लेकिन बॉडी इधर नहीं जा रही है। हो ना हो इसको ये कैंसिल करवा रहा होगा और इसको ये कैंसिल करवा रहा होगा। नीचे mg लग रहा है लेकिन बॉडी नीचे गिर नहीं पा रही है, ऊपर T2 cos 37 अप्लाई हो रहा है लेकिन बॉडी ऊपर उठ नहीं रही है। इसका मतलब हो सकता है इसको ये कैंसिल करवाता हो और इसको ये कैंसिल करवाता हो। तो दैट्स वाई सारे फोर्सेस लग जरूर रहे हैं लेकिन नेट फोर्स कितना हो गया है, 0। और नेट फोर्स 0 मतलब नेट एक्सेलरेशन 0, मतलब यही तो है फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अच्छा, तो हम लोग अब इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन बनाओ और इसे सॉल्व करो। हेयर T2 cos 37 डिग्री इक्वल्स टू 5G, देयरफॉर T2 निकालो 5G बाई cos 37 डिग्री। जो बच्चे उस क्लास में एब्सेंट थे वो इसको आज पहली बार रटो, और जो उस क्लास में प्रेजेंट थे उनका रटा हुआ है बेटा, उस रटवाया था, प्रूव नहीं करवाया था मैंने, रटवाया था। कौन सा एंगल, 37 और 53 है ना, ये रटवा दिया था आपको, कहा कि ये बार बार आता रहेगा। क्या क्या रटा था उस दिन हम लोगों ने, क्या सीखा था कि यदि एक ऐसा ट्रायंगल हो जिसमें यहाँ पर एंगल 37 बन रहा है, छोटा एंगल, तो ये 3 होता है, ये 4 होता है और ये 5 होता है। यदि कोई ऐसा ट्रायंगल हो जिसमें यहाँ पे एंगल 53 बन रहा है, तो ये 4, ये 3 और ये क्या 5, हाइपोटेनस हर हाल में 5। जब एंगल छोटा तो इसके सामने वाला साइड आप छोटा लेना 3, जब एंगल आप 53 लोगे बड़ा एंगल तो इसके सामने क्या होगा 4 और नीचे क्या रह जाएगा 3। सीख चुके हैं, पहले बात कर चुके हैं, आज अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब ज़रा देखो cos 37 की ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत अभी नहीं है, इस हटा दो इसको, पहले पढ़ चुके हैं इसको हम लोग। आप यहीं पे ज़रा cos 37 डिग्री पता करो। cos होता है b बाई एच, बेस बाय हाइपोटेनस, इसका b कितना है 4 और h कितना है 5। हम लोग cos 37 के जगह 5G डिवाइडेड बाई क्या 4/5 ऐसा लिख दें। 4 के नीचे 5 है, 5G के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 5G बाई 1, ये 5 ऊपर और ये 4 नीचे। 5 को 5 से 25, G का वैल्यू चलो 10 ले लो, नीचे क्या कर दिया 4, कैंसिल होता है तो करो, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, 125/2, टेंशन निकला है T2, इतना न्यूटन। कुछ गलत तो नहीं हुआ, कैलकुलेशन सही है। अच्छा, तो ये T2 निकल चुका है। अब आपको T1 पता करना होगा, तो T1 कहाँ से पता होगा, इस वाले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को। अभी क्या किया आपने, सिर्फ वर्टिकल लिया कि ये इक्वल्स टू क्या है, ये ऊपर की तरफ ये फोर्स, नीचे की तरफ ये फोर्स, इसको ये कैंसिल करवा दे रहा, इसको ये कैंसिल करवा दे रहा, मतलब डायरेक्शन तो अपोजिट दिख रहा है डायग्राम में, लेकिन इनका वैल्यू भी बिल्कुल क्या होना है, इक्वल। तो उनको इक्वल करवाया और एक इक्वेशन बना। दूसरा इक्वेशन हॉरिजॉन्टल
फोर्सेस ले लो। यहां पर कैसा फोर्स लिया आपने? वर्टिकल फोर्सेस, वर्टिकल फोर्सेस लिया। अब कंसिडर करो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। कंसिडरिंग हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, इस तरफ कौन? T1, और इसको कैंसिल करने वाला इसके इक्वल और ऑपोजिट कौन? T2 साइन 37। क्या हम लोगों ने T2 पता कर लिया है बच्चों? क्या था T2? 125/2 न्यूटन। T2 की जगह ये रख दो। और रमन बताओ, सिर्फ रमन साइन 37 की जगह क्या लिखेंगे? 3/5 लिखेंगे, क्योंकि साइन होता है P/h। तो P है इसका कितना? 3, और हाइपोटेनस क्या है? 5। एटलीस्ट 5 से ये कटेगा कितने बार में? 25। इसका ट्रिपल 75/2 न्यूटन। लीजिए, आपने आंसर हासिल कर लिया। यहाँ पे मिल गया था T2 125/2 न्यूटन, यहाँ आ गया था, और T1 का वैल्यू यहाँ मिल चुका है। तो जब सीधे सीधे फोर्सेस नहीं लग रहे थे, जब तिरछे फोर्स की नौबत आई, तो तिरछे फोर्स को x और y में हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, रिजॉल्व कर देते हैं, और उसके बाद फिर देखते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को एक बार इक्वल करवा के इक्वेशन बनाओ, जो चीज़ें जानते हैं वो बिठाओ, जो अननोन है वो पता करो, और एक बार वर्टिकल में ये काम करो। तो इसको प्लीज़ नोट कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। कहीं किसी स्टेप में डाउट है तो बता दीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा, ऐसा होना नहीं चाहिए। फिर भी कर लीजिए नोट। प्रियांशु, नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई रिपीट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। स्ट्रेट यदि रस्सी दिखे कोई टेंशन नहीं है, स्ट्रेट वर्टिकल हो कोई टेंशन नहीं है, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल हो कोई टेंशन नहीं है। तो रस्सी में तो टेंशन तो होगी ही, आपने टेंशन की बात कर रहा। लेकिन यदि रस्सी तिरछी रह गई, ऐसे रही है ना, ऐसे रह गई, एक बार T cos थीटा, एक बार T sin थीटा, ऐसे दिख गई आपको T cos थीटा, एक बार T sin थीटा। जिधर थीटा हो उस तरफ कॉस, और जिधर थीटा ना हो उस तरफ साइन। यही तो करते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन, मैंने कहा ये क्वेश्चन HC वर्मा से है, जरा सा ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रही सीलिंग, आपके हमारे घर के छत की सीलिंग। ये रहा कोई एक ब्लॉक, ये कोई एक ब्लॉक है, ये है √2 kg का, और इसे दो रस्सियों के सहारे ऐसे और ऐसे कनेक्ट करके रखा। यहां पर एंगल दिखाया है हॉरिजॉन्टल के साथ, किसी एक साइड 30 का, और हॉरिजॉन्टल के साइड दूसरे साइड कितना? 60 डिग्री। आपसे कहता है दोनों रस्सियों में प्रोड्यूस होने वाला टेंशन बताओ। तो आपको लगता है कि किसी एक में T1, किसी दूसरे में T2 ले लेंगे, इसके बाद T1 cos थीटा sin थीटा में ब्रेक कर सकते हैं। पहले डायग्राम नोट करो, बनाएंगे मिलकर ही, पहले आप डायग्राम नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ पाए हम लोग? यस सर। ठीक है। किसी भी एक टेंशन को T1 कह दो। मान लो इसमें T1 टेंशन है और इसमें T2 टेंशन है, बस।
कितने बच्चे चाहते कि 2-5 मिनट का वक्त दीजिए, कम से कम एफबीडी तो देख ले, फोर्सेस तो दिखा देते हैं। पहले ट्राई कर लो आप, पहले एफबीडी ट्राई कर लो, जितना होता है उसके बाद मिलकर देखें कि कितना मैच कर रहा। ऑनलाइन वाले बच्चों ने एफबीडी तैयार कर लिया है, इक्वेशंस बना लिया है, या हम लोग अब मिलजुल के देखें बच्चों? कोई आवाज़ दो तभी आगे बढ़ूंगा। देखिए। देखें, अच्छा मिल के देखें, बहुत अच्छा, ये खुशनुमा थी, चतुर लड़की है। हाँ खुशी, प्रिया, यस सर। इसको आपने बढ़ाया बेटा, कुछ कर पाए हम लोग इसका? यस सर। चलिए मैच करना, जितने यहाँ वाले बच्चों ने ट्राई किया, सही तो सही, गलत तो गलत, सलत तो सलत, वो मैच करना। यदि इक्वेशन बनाए हैं तो इक्वेशन मैच कर लो, एफबीडी बनाया है तो एफबीडी मैच कर लो। अभिनव, हुमा, ध्यान दीजिएगा। क्या हमने सबसे पहले mg लिखा? mg m कितना है? √2 और साथ में क्या? चूंकि जानबूझ के यहाँ टेंशन T1 यहाँ T2 दिखा दिया, तो इतना तो हम में से कोई बेवकूफ़ नहीं है कि इसको T2 इसको T1 लेके चला होगा, वरना ये नहीं दिखाता तो कोई इसको T1 कह रहा होता, कोई इसको T2, कोई इसको T1 इसको T2, तो थोड़े झगड़े वहीं हो जाते। रुक जाइए, T1 का डायरेक्शन ये है बच्चों, T1 के दो कंपोनेंट्स, आदित्य ध्यान देना, एक 60 डिग्री के तरफ और एक ऊपर के तरफ। तो T1 का कंपोनेंट इस एंगल 60 के तरफ लोगे, क्या होगा? T1 cos 60। बार बार कह रहा हूं जो बच्चे एब्सेंट थे उस वक्त, कि जिधर एंगल दिखाई पड़े उधर वाले टुकड़े में cos ही लगेगा। यस प्लीज, 6:30 तकरीबन, थैंक यू। हाँ ठीक है। और T1 का कंपोनेंट वर्टिकल कितना किया था? आकर्ष उत्कर्ष T1 sin 60। जिधर एंगल है उस तरफ cos, जिधर एंगल नहीं है उस तरफ sin। ठीक, यहां पर भी जरा इसको ब्रेक कर ही लेते हैं। अब ये क्या है टेंशन हमारा? T2 के दो कंपोनेंट्स होंगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एक इस तरफ और दूसरा इस तरफ। तो इधर चूंकि 30 डिग्री का एंगल बनता हुआ दिख रहा, इसलिए इस T2 का कंपोनेंट इधर क्या लिखेंगे? T2 cos 30, और वर्टिकल में क्या लिखेंगे? T2 sin 30। आई डोंट थिंक कि और कोई फोर्स लगता होगा। रिमेंबर कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग? फ्री बॉडी डायग्राम, FBD। किसको कहा था? कि एक ऐसा डायग्राम जिसमें किसी एक बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेस आप दिखा दे रहे हो, ऐसे डायग्राम को फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। ठीक है, अच्छा। जब FBD तैयार हो जाए तो उस बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस को साथ में लेकर इक्वेशंस बनाए जाते हैं और उसको 9-10 क्लास के मेथड से सॉल्व कर दिया जाता है। हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में लगने वाले फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल लेना है, फिर वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस को एक दूसरे के इक्वल लेना है। तो चलो पहले इसमें देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है और वर्टिकल कंपोनेंट क्या है। तो यदि हम लोग इसको लिख जाएं, कंसीडरिंग द, क्या पहले वर्टिकल ले लो, क्या फर्क पड़ता है? वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस किस पे?
इस बॉडी पे ऊपर की तरफ दो दो फोर्सेस है बच्चों। कौन कौन? ऊपर की तरफ कौन कौन? एक T1 sin 60 और दूसरा T2 sin 60। दोनों मिलकर बॉडी को ऊपर उठाना चाह रहे हैं, लेकिन बॉडी ऊपर जा ही नहीं रही है। बॉडी इक्विलिब्रियम में है, बॉडी रेस्ट पे है, तो कोई ना कोई ताकत होगी जो इसको नीचे की तरफ ले जा रही होगी। नीचे ले जाने वाली ताकत एक अकेली कौन सी है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस बॉडी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये नीचे लग रहा लेकिन बॉडी नीचे जा नहीं रही, ये दोनों ऊपर लग रहे लेकिन बॉडी ऊपर जा नहीं रही। हो ना हो इन दोनों ने इसको इक्वल कर लिया हो, ये दोनों इसे कैंसिल कर रहे हो और ये इन दोनों को कैंसिल कर रहा हो। मतलब डायरेक्शन तो अपोजिट है लेकिन इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। तो एक डायरेक्शन वाले सारे फोर्सेस ऐड हो जाते हैं बच्चों। तो देखो ऊपर की तरफ क्या क्या लगा है? एक लगा है T1 sin 60, दूसरा एक और फोर्स ऊपर कौन? T2 sin 30 इक्वल्स टू नीचे क्या है? √2g। चाहे तो इनके वैल्यूज रख दीजिए। आफरीदी नमन, T1 sin 60 कितना? √3/2 प्लस T2 sin 30 कितना? 1/2 इक्वल्स टू √2g। क्या कर सकते हैं? एलसीएम ले लें क्या? एलसीएम 2, तो ये क्या हो जाएगा? T1 √3, ये खत्म, सिर्फ T2 इक्वल्स टू √2g। T1 √3 प्लस T2 मल्टीप्लाई करो 2 अच्छा G10 ले ले क्या? तो हमें एक इक्वेशन मिला है बच्चों, T1 √3 प्लस T2 इक्वल्स टू 20 √2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। समझना, अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें ना तो आप जल्दबाजी में रहिए ना तो मैं जल्दबाजी में रहूँगा। बनते 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 कॉन्सेप्ट बन जाएगा। होते 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 एक ऐसा वक्त आएगा जब इसमें कब कब क्या क्या स्टेप्स लेने हैं वो आप खुद समझ चुके होंगे। अभी शुरुआत है, पहले कभी ऐसे चीज़ को नहीं देखा। जब 2, 4, 6, 10, 20 क्वेश्चंस बनता हुआ देखेंगे ऑटोमेटिकली माइंड अपने आप को वैसा सेट कर लेगा। इक्वेशन 1 निकला कब? जब आपने वर्टिकल कंपोनेंट्स लिया। चलो अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लो। हॉरिजॉन्टल में इधर क्या लग रहा? T1 cos 60, इधर कौन लग रहा? T2 cos 30। आइए देखते हैं। नाउ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ले ले। क्या कर ले? T1 cos 60 इक्वल्स टू T2 cos 30। अब ना तो इसके अलावे कोई और फोर्स इधर है, ना ही इसके अलावे कोई और फोर्स इधर है। इन दोनों के अलावे और कोई फोर्स नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो ये क्या चाहता होगा? इस बॉडी को इधर ले जाए, लेकिन बॉडी इधर जा नहीं रही है। इस फोर्स का क्या काम होगा? इस बॉडी को इधर ले जाना, लेकिन अभी भी बॉडी इधर नहीं जा रही है। इसका मतलब दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे। इसका मतलब डायरेक्शन तो अपोजिट है, वो डायग्राम में दिख रहा है। उसके साथ साथ मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। दो चीज़ें इक्वल और अपोजिट होती है तो कैंसिल कर देती है। अच्छा, T1 cos 60 हाफ होता है, T2 और cos 30 होता है √3/2। 2 से 2 कैंसिल्ड। ऐसा नहीं कि ये 2 और ये 2 काट देना, जज्बात को कंट्रोल रखना। T1 इक्वल्स टू क्या हुआ? T2 √3। इक्वेशन कौन सा? 2। अब आपके पास दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन्स हैं। क्लास 10 वाले सर ने सिखाया होगा कि जितने अननोन्स हैं यदि उतने ही इक्वेशंस हों तो आप उनको लीनियर इक्वेशन के हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड
या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो आपको अच्छा लगे। फिलहाल अच्छा लगने की बात नहीं है। सॉल्व करो इक्वेशन 1 और 2 को। पुटिंग T1 इक्वल्स टू T2 रूट 3 इन इक्वेशन 1, हट 1 बोल रहा हूँ 2 लिख रहा हूँ, इन इक्वेशन 1। वापस इसको ले लो। T1 के जगह क्या रख सकते हैं बच्चों? T2 रूट 3। एलिमिनेट कर दो, T1 को गायब कर दो। तो इस T1 के जगह T2 रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर पहले से कौन है? सिर्फ रूट 3 प्लस T2 इक्वल्स टू 20 रूट 2। ठहरो ठहरो ठहरो, ये जो T1 है, इस T1 के जगह हम लोगों ने क्या रखा? T2 रूट 3। ये देखो, इसके पास भी एक रूट 3 था, वो रूट 3 यहाँ है, प्लस T2 जैसे का तैसा इक्वल्स टू 20 रूट 2। रूट थ्री 3 होता है आदित्य? नहीं बोला इसने कुछ, अमीर लोगों की यही प्रॉब्लम है। रूट थ्री 3 साथ में T2 प्लस ये वाला T2 20 रूट 3, 20 रूट 2। 3T2 और T2 ऐड होकर क्या हो गए अभिनव? 4T2 इक्वल्स टू क्या हुआ? 20 रूट 2। 4 से 20 को काट दो 5 टाइम्स, तो T2 निकल आया है 5 रूट 2। और टेंशन भी तो एक तरह का फोर्स है, इसलिए इसका यूनिट क्या देंगे हिमांशु प्रियांशु? न्यूटन। अब जब T2 निकला, वापस इसको यहां बिठा दो, क्या मिल जाएगा? T1। ठीक है प्रिया? यस सर। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 2 प्रिया ऐसा कर रहे हैं कि T1 हमें पता करना है, T2 का वैल्यू अभी अभी निकाला है 5 रूट 2, और पहले से यहां कौन है? रूट 3, तो 5 रूट 6 न्यूटन। तो दो आंसर्स आपके सामने। ये क्वेश्चन HC वर्मा सर के बुक में आपको मिल जाएंगी, और आई थिंक ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल में ही है ना? तो क्वेश्चन भी आपके सामने, सॉल्यूशन भी आपके सामने। कुछ सीखो या मत सीखो, ये तो सीखा कि जब रस्सियाँ तिरछी हो और एंगल वगैरह पता हो, तो कंपोनेंट्स में ब्रेक करके हमें चाहिए बस दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन, एक्स के अलोंग और वाई के अलोंग। जो जो फोर्सेस एक्स के अलोंग लग रही है उनको इक्वल करके एक इक्वेशन, जो वाई के अलोंग लग रही होंगी उनको इक्वल करके दूसरा। ठीक है, कर लीजिए नोट। क्वेश्चन में चलो, अब देखो ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए ज़्यादा लेंदी बना, ज़्यादा टाइम टेकिंग हुआ, क्योंकि हमें ये कैलकुलेशंस भी करने पड़े, ये वैल्यू रखना पड़ा, सॉल्व करना पड़ा, न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना पड़ा। यदि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो जिसमें मास गिवन नहीं है कितने केजी का, वो कह दे रहा कैपिटल M है मास या स्मॉल m, या दो मासेज हैं तो एक को M1 दूसरे को M2, आपको वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही उसको सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से रूट वगैरह में, डेसिमल्स में, फ्रैक्शंस में ऐसा कुछ नहीं आएगा, तो आपका आधा टाइम वहाँ पर बच सकता है। क्वेश्चन के टाइप को चेंज करते, दोनों क्वेश्चंस में क्या थे? रस्सियों की बात थी, टेंशन्स निकालना होगा। इस बार भी हम लोग कुछ ऐसा करेंगे, लेकिन थोड़ा बदलाव के साथ। प्रिया आवाज दीजिए। यस सर। ध्यान देना प्रिया, इस बार जो क्वेश्चन है हमारा वो कुछ ऐसा, ये रहा कोई एक इंक्लाइंड प्लेन और ये है हॉरिजॉन्टल सरफेस, यहाँ पे कुछ एंगल सबटेंड हो रहा थीटा, यहाँ पे कोई एक बॉडी रखी हुई है जिसका मास है m,
और ये नीचे सरक ना जाए, नीचे गिर ना जाए, इसलिए एक रस्सी के सहारे इसको एक सपोर्ट के साथ, ये कोई फिक्स सपोर्ट है, यहाँ पे बांध के रखा है। आपसे कहता है बताओ इस रस्सी में कितना टेंशन होगा। और इस बार एक और नई बात है, ना सिर्फ आप एक रस्सी, एक धागे, एक स्ट्रिंग, एक रोप को यहाँ पर देख रहे हैं, बल्कि एक और चीज़ देख रहे हैं कि ये बॉडी इस बार किसी सरफेस पे है। और जब बॉडी किसी सरफेस पे रखी हुई होती है तो रिएक्शनल फोर्स भी तो लगता है। तो इस बार का क्वेश्चन है कि फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड ऑन द बॉडी, ऐसा क्वेश्चन है। खुशी आवाज दीजिए, नितिका आवाज दीजिए। यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा। फाइंड टी एंड एन, एन मतलब नॉर्मल रिएक्शन। किसी का माइक ऑन रह गया है, ऑफ कर लीजिए बेटा। चलिए इस क्वेश्चन को बनता हुआ देखते हैं। जैस्मिन ध्यान दीजिए। ठीक है, आप अपने हिसाब से कोशिश कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन आप तब करना जब मैं ऐसे बिल्कुल इसी मिलते जुलते टाइप के तकरीबन 20-25 क्वेश्चंस आपको भेज दूंगा। आज आपके ग्रुप में चला जाएगा, इन्हीं पे बेस्ड वो आपका होम टास्क होगा, वो आपका डीपीपी टाइप का हो जाएगा, तब करेंगे बातचीत। आज नहीं, कल भेजूंगा, सॉरी आज नहीं भेजूंगा, कल। शुरू करें? चलो, सबसे पहले इस पे वर्टिकली डाउनवर्ड, अभिनव गौर कीजिएगा, कौन सा फोर्स होगा? mg। mg। और फ्रिक्शन चैप्टर में जब हम लोग चलेंगे ना, फ्रिक्शन, तब मैं पढ़ाऊंगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिपोज, ये प्रूव करवाऊंगा उस वक्त। अभी मैं एक शॉर्टकट बता दे रहा हूं, सिर्फ आप ध्यान रखिएगा, इस टाइप के सारे इंक्लाइंड प्लेन वाले क्वेश्चन पे एप्लीकेबल होगा, कभी नहीं बदलेगा। ठीक, सुन लीजिएगा। यदि यहां पे एंगल आपको थीटा दिख रहा है ना, तो ये एंगल भी थीटा होगा बच्चों। ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, क्वेश्चन में सिर्फ इतनी बात है, सिर्फ इतनी बात है क्वेश्चन में, सिर्फ सफेद बात है। इसमें जितनी ग्रीन बातें हैं वो हम तुम कर रहे हैं कि सबसे पहले इसका वेट mg लगेगा, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड। यदि यहाँ एंगल थीटा है, अब इस mg के दो टुकड़े बच्चों ध्यान देना, एक इस तरफ और दूसरा इस तरफ। यहाँ यदि एंगल थीटा तो यहाँ पर भी एंगल आप क्या ले लेना? थीटा। आई रिपीट। अब देखो, क्या ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है रमन? यस सर। इसको देखो, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, प्रियांशु, दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। जिस तरफ थीटा होता है उस वाले कंपोनेंट में कॉस, जिधर थीटा ना दिखे उस वाले कंपोनेंट में साइन। धीरे धीरे सीखिएगा, मैं बार बार नहीं बोल रहा हूँ, एक ही या दो क्वेश्चन देख करके आपको सारा कॉन्सेप्ट नहीं लेना, प्रैक्टिस करने के बाद आएगा। अब mg का कंपोनेंट थीटा के तरफ क्या हुआ? mg cos थीटा। mg का कंपोनेंट इधर, जिधर थीटा नहीं है, क्या हो जाएगा? mg sin थीटा। अब जब कभी कोई बॉडी किसी सरफेस पे रखी रहती है, उस पर लगता है नॉर्मल रिएक्शन, सुनो बात सुनो, हाँ, ये कोई बॉडी, इसको आपने ऐसे हथेली पे रखा है,
तो mg कैसा लगेगा, सीधा नीचे की तरफ, और नॉर्मल रिएक्शन कैसा लगेगा, सीधा ऊपर की तरफ। अब क्या करो, इसको mg नीचे हमेशा कौन लगा रहा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको तिरछा करते गए, तिरछा करते गए, तिरछा 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 ऐसे करते चले गए, लेकिन mg जो है वो अपना डायरेक्शन चेंज करने वाला नहीं है। यदि बेंड हो रहा है तो ये हथेली बेंड हो रही है, ये थोड़ा स्लैंट हो रहा है, ज़मीन तो वहीं के वहीं है। mg हमेशा किधर लगता है, अर्थ के सेंटर के तरफ। तो सेंटर तो कभी नहीं बदलेगा, वो तो बिल्कुल ऐसा रहेगा, इसलिए इसको ऐसे रखा था तब भी, ऐसे किया तब भी, ऐसे किया तब भी, ऐसे किया तब भी, mg हमारा बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड। ये देखो इस mg को, ये तो इसके कंपोनेंट हो गए। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन की सोचना, अभी ऐसा है, इस पर नॉर्मल रिएक्शन कौन लगाएगा, ये हथेली जिस पे इसको रखा है, ऐसा। अब यदि इसको बेंड किया तो नॉर्मल रिएक्शन भी क्या होता चला जा रहा, बेंड। जिस सरफेस पे बॉडी को रखा जाता है, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा होता है। बात किया था पिछले क्लास में जब मैं इसके रूल्स सिखा रहा था 1 by 1। तो आप जरा सोचो, आपको कोई ऐतराज़ तो नहीं यदि नॉर्मल रिएक्शन इधर से इधर दिखा दे हम। ये देखो, ये जो सरफेस है इस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया क्या हमारा n, और ये रहा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो टेंशन का डायरेक्शन इस तरफ। चूंकि एक ही रस्सी है, एक से ज़्यादा रस्सियां होती तो किसी में T1 दिखाते हम लोग, किसी में T2, किसी में T3। एक सिंगल सैंपल ऑफ रोप या स्ट्रिंग यहाँ पे लगा पड़ा है, इसलिए यहाँ पे टेंशन कितना दिखा दिया, T। बात हो चुकी है। अब ये एक दूसरे के ऑपोजिट, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और ये वर्टिकल। तुम बोलोगे सर गलत, हॉरिजॉन्टल तो बिल्कुल ऐसा होता है, वर्टिकल तो बिल्कुल ऐसा होता है। दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं कि नहीं? जब ऐसा था तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इसको बेंड किया तो ये भी बेंड हो गया। अब ये आपके लिए वर्टिकल और ये आपके लिए हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और ये तो एक बहुत अच्छा मूव भी है ना, एक अच्छा मूव भी है। पानी मांगने की बात कर रहे थे इसमें हम लोग। आओ सुनो देखते हैं। तो आप पहले कंसिडर करो किसी एक को, n इक्वल्स टू ऊपर की तरफ कौन लग रहा n और नीचे की तरफ कौन लग रहा mg cos थीटा। ये आ गया पहला आंसर। नॉर्मल रिएक्शन आपने कैलकुलेट कर लिया है। यदि इन्होंने m इक्वल टू 2 kg कहा होता तो m के जगह 2 रखते, g के जगह 9.8 या 10 रखते, थीटा यदि 30 डिग्री दिया है 60 45 तो उसका वैल्यू रखते। यहाँ तो क्वेश्चन ने ही कह दिया कि एंगल थीटा है, मास m है, मतलब आंसर में भी एंगल के जगह थीटा दिखना चाहिए और मास के जगह m दिखना चाहिए। आदित्य प्रॉब्लम? ओके। नमन, सुमन, रमन, चमन नहीं, आदर्श, अच्छा ओके। n निकल गया, नॉर्मल रिएक्शन मांगा था ना, ये हो गया कैलकुलेट। अब क्या पता करना है हमें, t। तो t किधर मिलेगा हमें, इस तरफ। ये चाहता है बॉडी ऊपर आए, बॉडी ऊपर जा नहीं रही। इसका कहना है बॉडी नीचे आए, बॉडी नीचे आ नहीं रही, मतलब दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट हो गए, तभी तो नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स इस डायरेक्शन में भी जीरो, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में भी जीरो। और जब तक नेट फोर्स जीरो तब तक आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पर बेस्ड है। कभी इसमें एक्सेलरेशन की बात नहीं हो रही है, वेलोसिटी की बात नहीं हो रही है, उसके लिए बॉडी को मूव करना चाहिए। नेट फोर्स जीरो वाली बात है। और यदि बॉडी मूव करेगी किसी क्वेश्चन में तो यूनिफॉर्म मूवमेंट होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। एक्सेलरेशन ज़ीरो ही होना चाहिए। एक्सेलरेशन ज़ीरो होने के दो रास्ते, या तो बॉडी रेस्ट में रह जाए और यदि मूव कर रही है तो यूनिफॉर्मली,
यदि किसी रस्सी से एक ब्लॉक बंधा है और ब्लॉक मूव करने लग जाए तो यूनिफॉर्मली नेट फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन 0, इसकी हम लोगों को खबर रखनी होगी। फिलहाल आर निकालने की कोशिश करते हैं, सॉरी टी निकालने की कोशिश करते हैं। टी इक्वल्स टू क्या हो गया, एम जी साइन थीटा। एम का जिक्र क्वेश्चन में, थीटा का जिक्र क्वेश्चन में, जी का वैल्यू रखकर हम लोग कर क्या लेंगे, ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। यदि न्यूमेरिकल वैल्यूज दिए हुए होते तो हम लोगों को उसको पुट करना पड़ता और आंसर डिजिट्स में, नंबर्स में आते। जितने बच्चे ऑनलाइन हैं, क्या यहाँ तक ठीक है बच्चों? वेरी गुड, बहुत अच्छा, यहाँ तक ठीक है। कर लीजिए नोट, पहले इसको नोट कर लो फटाफट, फिर देखते हैं और क्या बात है। 2 क्वेश्चन एक टाइप के किए हम लोगों ने शुरू में, रस्सियों वाले। अब एक इंक्लाइन प्लेन पर क्वेश्चन आया है, एक और क्वेश्चन इंक्लाइन प्लेन पर लेते हैं। ठीक है, चलो जब तक ना कहा जाए तब तक आपका जो स्ट्रिंग है वो मासलेस है, वो इनएक्सटेंसिबल है, वो अनब्रेकेबल है। और ऐसे स्ट्रिंग को क्या कहते हैं हम लोग? हाँ, ऐसे स्ट्रिंग को क्या कहते हैं? थैंक यू, आइडियल स्ट्रिंग। तब तक जो ब्लॉक्स हैं वो भी अनब्रेकेबल है, अनकम्प्रेसिबल है। इस तरह के बॉडी को क्या कहते हैं? परफेक्टली रिजिड बॉडी या रिजिड बॉडी। तो ध्यान रखना, और जब कभी होगा कि ये मास है इस स्ट्रिंग में तो लिख देंगे वो लोग। खैर, एक और क्वेश्चन ले लें, ये तो सॉल्व हो गया। एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ये रहा। ये फिर से एक इंक्लाइन प्लेन, इस बार भी यहाँ पर कोई एक बॉडी जिसका मास m, ये एंगल थीटा, यहाँ से एक स्ट्रिंग, लेकिन इस स्ट्रिंग को इस बार फिक्स नहीं किया, इसको ले जाकर कनेक्ट करवा रहे हैं हम लोग किसी पुली में, किसी घिरनी में, और इस तरफ एक दूसरी बॉडी ऐसे अटैच कर दी गई। किसी एक का मास m1, किसी दूसरे का मास m2, ऐसा कुछ हो सकता है। डायग्राम करो नोट, वैल्यूज रखेंगे और इस बार भी FBD की बात होगी। फटाफट बच्चों, दोनों का वैल्यू रख देते ना डायरेक्ट, m1 m2 आप चाहो तो यूज़ करना। ये 5 kg है, ये 3 kg। और अभी ये मत पूछना कि ये बॉडी नीचे जा रही है तो ये ऊपर आएगी, या ये नीचे स्लाइड करेगी तो ये ऊपर, अभी इसकी बात ही मत करो। द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, जो बॉडी जहाँ है वहीं पड़ी हुई है, ना तो ये सरक कर नीचे जा रही है, ना ये उठकर ऊपर, ना तो ये सरक कर नीचे जा रही है, ना तो ये उठकर ऊपर, सब कुछ रेस्ट में है। सब कुछ रेस्ट का मतलब नेट फोर्स 0, मतलब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो ये रही बातचीत। चलिए, इसमें पूछा क्या है आपसे? पूछा क्या है? फाइंड द टेंशन T इन द स्ट्रिंग। और क्या फाइंड करने लायक है? नॉर्मल रिएक्शन N, और इस बार एक आइटम बढ़ा दो, ये थीटा भी पता करना है आपको। ये तीनों चीजें पता करनी है। FBD का जो हिस्सा कर पाए बच्चों उसको ट्राई करो आप। यदि आपको लगता है यहाँ पर 5G लगेगा तो 5G लगा दो, यहाँ N इधर लगेगा तो लगा दो, डरे बगैर, गलत होता होने दीजिए, है ना।
और उसके बाद ऐसे ब्रेक करो थीटा कॉस में साइन में, इधर जो लग रहा है जितना होता है उतना करो, फिर मिलकर देखते हैं। राज यहाँ तक ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? Yes, sir. वेरी गुड। खुशी आवाज दीजिए बेटा। Yes, sir. थैंक यू। हुमा समझ पा रही हैं? Yes, sir. बहुत बढ़िया। खुशनुमा? Yes, sir. वेरी गुड। प्रिया ने एफबीडी बना लिया है ना? Yes, sir. देखा, मुझे दिखा यहाँ से। अभिनव? Yes, sir. ओके, नोट हो चुका है क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ कितने बच्चे ऐसे बैठे हैं जो अपना काम कर चुके हैं, मतलब जितना एफबीडी में आपको पता था दिखा चुके हो? हाथ ऊपर करो। ओके, तकरीबन सब लोग, तकरीबन सब लोग। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं रह गया कि जिसका सॉल्व हुआ बट हाथ वो नहीं उठा पाया? यदि ऐसा है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि आपका आंसर आ चुका है फिर भी आप हाथ नहीं उठा पाए, मतलब अभी भी शोले के ठाकुर साहब जिंदा है, कैसे हाथ उठाएंगे वो? तो दैट्स वाई। चलो देखते हैं। चले रमन, कोशिश करें बेटा। चलिए आदर्श, चलो आओ देखते हैं। गौर कीजिएगा प्लीज। पहले किसी एक को पकड़ लो, इसी को पकड़ लो आप। 3 है तो इसका वेट यदि 3 kg है तो जब इसका mg लिखोगे तो 3g होगा। m कितना है? 3 है। फैजल, m 3 है तो 3g। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के जस्ट अपोजिट प्रिंस, क्या लेंगे हम लोग? पहला आंसर यही दे दिया, गिफटमा, है ना? तुमका एक गिफट कर दिया है। यहीं से पता चल गया कि T इक्वल्स टू क्या होगा? 3g, 3 × 10 30 न्यूटन। पहला जो आंसर था वो आपको प्राप्त हो गया। ओके, अच्छा लगा, अविश्वसनीय। आइए 5 kg वाले ब्लॉक पे लगने वाले फोर्सेस को दिखाएं। मैं रिपीट करना चाहता हूं क्योंकि थोड़ी देर में एक कांड होने वाला है। रिपीट करना चाहता हूं कि एफबीडी क्या होता है? किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे लगने वाले सारे फोर्सेस को दिखा दो तो वो जो डायग्राम मिलता है उसे फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। तो आपने इस वाले ब्लॉक पे लगने वाले सारे फोर्सेस को दिखा दिया। एक्चुअली 2 ही लग रहे थे, एक mg और दूसरा क्या, ऊपर की तरफ टेंशन। नॉर्मल रिएक्शन तो नहीं लगेगा ना, ये किसी सरफेस पे तो नहीं रखा हुआ है, रखा हुआ होता तो लगता n या r, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं। ठीक है, आइए इसकी बात करें। क्या आपने ऐसा किया बच्चों? 5G जब बात, क्या आपने ऐसा किया कि ये एंगल थीटा तो ये भी कितना थीटा, और इसके 2 कंपोनेंट्स में इनको ब्रेक किया होगा। 5G को थीटा के तरफ ब्रेक करने पर 5G कॉस थीटा, और इस तरफ कितना बच्चों? 5G साइन थीटा। देखो टॉपिक किस तरह का है, ये चीज़ ऐसा है, शुरू में आपको अजीब अजीब लगेगा, एक बार जब इससे आप मतलब पैचअप कर लेंगे तो फिर ब्रेकअप नहीं हो सकता, बस यही समझ लो। नॉर्मल रिएक्शन इसमें दिखाना हम लोग भूल गए। बताना नमन, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे दिखा दे बिट्टू। किसने नो कहा? सारा खेल बिगाड़ दिया। ए मंत्री बन रहे हो तुम।
लेकिन बनना चाह रहे हो। अच्छा, कब तक? 10th क्लास तक मंत्री बनते थे ना, पुराने जमाने की बात हो रही है। ठीक है, चलो, गलत होगा ना, खेल खराब कर दिया आदर्श आपने। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा वो सरफेस लगाया करती है जिस पर बॉडी टिकी हुई है और वो भी परपेंडिकुलर। तो दैट्स वाई, चूंकि इस वाले सरफेस पे है तो नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन ये होगा। चलो इस बार आर से दिखा दिया, कोई फर्क पड़ेगा क्या? कहा नॉर्मल रिएक्शन एन से दिखा दो, नॉर्मल रिएक्शन आर से दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ठीक है। अब एक आंसर तो वहां आ चुका है। क्या अब कोई फोर्स इसमें बताना बाकी रह गया है आदित्य? कौन सा? टेंशन फोर्स। ये आदित्य के कहने पर मैंने टेंशन फोर्स दिखा दिया। कोई ऐतराज है आदित्य? होनी चाहिए। डायरेक्शन देखो। अच्छा फंसोगे कैसे नहीं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अगेंस्ट, ठीक है फैजल भाई, ध्यान देते ना भाई, नाम बहुत डेंजर है। गैंग्स ऑफ वासेपुर में फैजल खान ही रहता ना नाम। ठीक है, मेरी रक्षा करना प्रभु ऐसा ना हो मेरे विरुद्ध न रहना। चलो ध्यान दो। हाँ, तो ये तो बेकार करेंगे हम लोग इस बार, इसको कुछ करो ही मत, करने का कर भी सकते हैं। क्या कर लीजिए हम लोग, R इक्वल्स टू कितना? 5G cos थीटा। थीटा पता नहीं है ना, थीटा पता नहीं है। कौन सा कंपोनेंट लिया है? वर्टिकल। चलो इसको क्यों छोड़े? T इक्वल्स टू 5G साइन थीटा। हम लोग अभी तक T निकाल पाए हैं। आई थिंक थीटा यहां से निकल सकता है ना? T के जगह क्या रख दो? 30 इक्वल्स टू 5 इंटू 10 साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल्स टू 30/50, 0 0 कैंसिल्ड। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया? 3/5। क्या 3/5 साइन 60 डिग्री का वैल्यू है? 30 का 45 साइन, अरे 37 का होगा भाई, तब से बोल रहा किसी का नहीं, किसी का नहीं, 37 का तो होगा। तो आप याद करो, बात हुई थी ना अभी हमारी आपकी कि यदि एंगल 37, ये 5, ये छोटा एंगल, इसके सामने का साइड छोटा और ये बेस बड़ा, तो साइन होता है P/H। P है 3, H है 5, तो हमें पता चल गया कि साइन थीटा इक्वल्स टू, इसके जगह क्या लिख दिया? साइन 37। तो थीटा कितना मिल गया हमें? थीटा मिल गया है 37 डिग्री। कोई ऐतराज? इस पे भी जीत हासिल कर चुके हैं। एन निकालना है, एन निकल जाएगा ना, एन या आर यही तो चाहिए। 5 के जगह 5, जी के जगह 10 और कॉस थीटा मतलब कॉस 37, 4/5 रख देंगे कॉस 37 के जगह। तो हम लोगों को एन या आर भी मिल जाएगा। अभिनव आवाज दीजिए प्लीज। अभिनव बेहोश हो गए। 5 Yes, sir. हाँ देखो, इतनी देर से रिप्लाई करोगे तो हम लोग यही सोचेंगे बेहोश हो गया पढ़ते पढ़ते। cos 37 क्या? 4/5।
5 से 5 खत्म 14 न्यूटन। ये अगला आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको भी कर लीजिए नोट। तो दो क्वेश्चंस, रुको 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 रुको, दो क्वेश्चंस हम लोगों ने ऐसे वाले किए, सिर्फ स्ट्रिंग जिसमें नॉर्मल रिएक्शन की कोई बात नहीं थी, इसमें भी और इसमें भी, बॉडी किसी सरफेस पे नहीं थी। अगले दो क्वेश्चंस हम लोगों ने इंक्लाइंड प्लेन पे लिया, रस्सी भी रखा जिसमें टेंशन की भी बात आ गई, नॉर्मल रिएक्शन की भी बात हो गई। इसमें भी ऐसी बात है, इसमें दो दो ब्लॉक्स ले लिया। देखा यदि कोई और है तो ये भी आपकी मदद ही करने आया है। हम लोगों को लगा कि एक ब्लॉक और आ गया, ये पूरा सिस्टम था, तो ये कुछ हेल्प कर गया, टेंशन आसानी से बता गया। अब एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ब्लॉक ओवर ब्लॉक सिस्टम। इसको पहले कर लो नोट, तब चलेंगे आगे। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक है हॉरिजॉन्टल सरफेस, इसके ऊपर कोई एक ब्लॉक, मास कितना, कैपिटल M, इसके ऊपर एक और ब्लॉक, मास कितना है, स्मॉल। ना तो ऊपर वाले ब्लॉक में कोई मूवमेंट है, ना तो नीचे वाले ब्लॉक में कोई मूवमेंट है, बस एक ब्लॉक के ऊपर दूसरी ब्लॉक रखी हुई है। नीचे वाली ब्लॉक थोड़ी बड़ी दिख रही है तो क्या, ऊपर वाली ब्लॉक छोटी दिख रही तो क्या, है तो है। इसे कहते हैं ब्लॉक ओवर ब्लॉक सिस्टम। आपको ये भी मिलेगा और ऐसा भी मिल सकता है, ब्लॉक ओवर ब्लॉक, तीन तीन मिल जाएंगे। इजी वाला मैं बनाऊंगा और जो 3 ब्लॉक्स आएंगे वो ब्लॉक फेंक कर आपको मारूंगा। टीचर्स यही तो करते हैं, सिंपल आसान खुद बनाएंगे और टिपिकल मुश्किल और टिपिकल और उलझल आपको देंगे। तो मजबूरी है कि 2 ब्लॉक वाला सिस्टम हम लोग अभी करें, ताकि 2 से सीख जाए कि माजरा क्या है, फिर तीसरे की बात करेंगे। ठीक है, जो बच्चे ऑनलाइन है आवाज दीजिए प्लीज। Yes, sir. ठीक है, क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन ये है, ये रहा पूरा क्वेश्चन और कुछ भी गिवन नहीं है। ठीक है, चलिए, जो बच्चे ऑनलाइन है क्वेश्चन हो गया उनका, नोट कर चुके? Yes, sir. गुड, वेरी गुड। अब इसमें क्या है, बारी बारी बात करनी होगी हम लोगों को। प्रियांशु ध्यान दीजिए, ऐसा करते हैं, आप पहले स्मॉल m को ले लो, एफ बी डी ऑफ कौन सा मास, स्मॉल m।
ये जो स्मॉल m है वो ये है, इस स्मॉल m का वेट नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, mg। और ये जो नीचे ये जो सरफेस है वो इस पर ऊपर की तरफ क्या लगा रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन। ओके, मुझे नहीं लगता इसमें और कोई फोर्स लग रहा है। इसके खुद का वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड वो नीचे लगा, और जिस सरफेस पे ये ब्लॉक पड़ी हुई है वो सरफेस इसके ऊपर कितना रिएक्शनल फोर्स R। इस R की वजह से बॉडी ऊपर नहीं उड़ रही, इस mg की वजह से बॉडी नीचे नहीं जा रही है, मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मतलब R इक्वल्स टू क्या हो गया, mg। ये पहला आंसर। ये R किसके किसके बीच का निकला नॉर्मल रिएक्शन, बिटवीन द टू ब्लॉक्स, इस ब्लॉक और इस ब्लॉक के बीच का ये हुआ नॉर्मल रिएक्शन। अब मैं आपसे कहूँगा कि 2 मिनट का वक्त लेना, जैसे स्मॉल m का FBD बना रहे थे वैसे कैपिटल M की ज़रा तुम सोचो। तो ये तो ज़मीन पे रखी हुई है, नीचे की तरफ कैपिटल mg लग रहा होगा या पता नहीं क्या, तुम देखो पहले। ओके, क्या, वेरी गुड, चेक करते हैं। बाकी लोग भी पहले ट्राई करो, फिर करते हैं बातचीत। आर्यन को तो मैं बताना ही भूल गया हूँ, छुआ है। करे FBD ऑफ कौन सा मास, कैपिटल M। इस कैपिटल M के अपने खुद का वेट कैपिटल mg ये लग रहा होगा नीचे, और अब कैपिटल M पे भी तो रिएक्शनल फोर्स लगाएगा, लेकिन कौन, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस जिस पे इस बॉडी को रखा है, सपोज इसको हम लोगों ने R1 कह दिया, R1, और इस पर नीचे की तरफ एक और फोर्स लगेगा बच्चों, वो होगा R। सुनना अच्छे से, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अभी कहा था ना कि एक कांड होने वाला है अगले क्वेश्चन में, ये वही कांड है। जब इसने इस पे R लगाया तो ये भी इस पर नीचे की तरफ R लगाएगा, लेकिन ये हर जगह ये चीज़ अप्लाई नहीं करेंगे। सिर्फ अब चूंकि अब ये आज के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ये बात बताकर छोड़ दूंगा मैं। अगले क्लास में और क्वेश्चंस लेंगे जो थोड़े और ट्विस्टेड रहे और अच्छे लेवल के रहे। ये तो बेसिक बताने के बाद पहला क्वेश्चन लेवल का ये वाली क्लास है हमारी। तो जब इस कैपिटल M ने स्मॉल m पे R अप्लाई किया फोर्स, तो इस स्मॉल m ने भी इस कैपिटल M पे R अप्लाई किया है फोर्स। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये वही वाला R है जो किसने अप्लाई किया है, स्मॉल m ने किस पे अप्लाई किया है, कैपिटल M पे। R डैश क्या है, जिस सरफेस पे बॉडी को रखा है उस सरफेस की वजह से लगा हुआ नॉर्मल रिएक्शन। अब ऊपर की तरफ R1, नीचे के तरफ कैपिटल mg और नीचे के तरफ कैपिटल R। अब ये तीन ही फोर्स लग रहे, चौथा फोर्स इस पे नहीं लग रहा है। तो अब आप इसको यदि बैलेंस करेंगे, ऊपर लगने वाला अकेला R1 नीचे लगने वाले दो दो ताकतों का एक साथ सामना कर रहा है। ऊपर की तरफ R1, नीचे की तरफ कैपिटल R और उसके साथ mg। R की जगह क्या रख सकते हैं हम लोग, अभी अभी तो पता किया था, स्मॉल mg। ये क्या हो गया, कैपिटल mg। मतलब R1 इक्वल्स टू, यदि g कॉमन ले लो
तो m प्लस एम इंटू जी। अगला आंसर यहाँ पे। आप इसको ऐसे भी बोल सकते थे, सुनो अच्छे से, ये तो कॉन्सेप्ट की बात हुई, आप इसको ऐसे भी बोल सकते थे कि जब इसका FBD बनाएंगे तो ये तो m तो है ही है, इसके ऊपर स्मॉल m भी है, तो टोटल mg कितना लिखते हैं हम लोग, m प्लस एम इंटू जी। इस पूरे सिस्टम को अकेला मान लेते हैं और तब m प्लस एम जी होता है जो यहाँ पर आया है। मे भी आप थोड़ा कम समझ पाए हो, कोई बात नहीं, अभी रहने दो, अभी ज़्यादा लोड नहीं लेंगे दिमाग पे हम लोग। कोई तुड़ुंग तुड़ुंग कर रहा बहुत देर से, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए प्लीज़। यस Yes, सर। sir. ओके, इस पर और क्वेश्चंस करेंगे लेकिन अगले क्लास, आज के क्लास में हम लोग और नहीं करेंगे, आज की क्लास को यहीं रोकने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है? Okay, sir. ओके।